आज सुबह आलोक जी की मुस्कुराहट में डॉक्टर मेहता को नए जोश, ताजगी और खुशी के भाव नजर आए तो उन्होंने हंसते हुए पूछा, लगता है अमेरिका से आपका बेटा और वाइफ आ गए हैं मिस्टर आलोक। वाइफ तो नहीं आ पाई पर बेटा अभिषेक जरूर पहुंच गया है। अभी थोड़ी देर में यहाँ आता ही होगा। आलोक जी की आवाज़ में प्रसन्नता के भाव झलक रहे थे। आपकी वाइफ को भी आना चाहिए था। बीमारी में जैसी देखभाल लाइफ पार्टनर करता है वैसी कोई दूसरा नहीं कर सकता। यू आर राइट डॉक्टर, पर बबीता ने हमारे पोते की देखभाल करने के लिए अमेरिका में रुकना ज़्यादा ज़रूरी समझा होगा। कितना बड़ा हो गया है आपका पोता? अभी 12 महीने का है। आपकी वाइफ कब से अमेरिका में है? बहू की डिलीवरी के 2 महीने पहले वह चली गई थी, यानी कि वे साल भर से आपके साथ नहीं हैं। हार्ट पेशेंट अगर अपने जीवन साथी से ये दूर और अकेला रहेगा तो उसकी तबीयत कैसे सुधरेगी? मैं आपके बेटे से इस बारे में बात करूँगा। आपकी पत्नी को इस वक्त आपके पास होना चाहिए। अपनी राय संजीदा लहजे में जाहिर करने के बाद डॉक्टर मेहता ने आलोक जी का चेकअप करना शुरू कर दिया। डॉक्टर के जाने से पहले ही सूरज आलोक जी के लिए खाना लेकर आ गया। तुम हमेशा सही समय से यहाँ पहुँच जाते हो यंग मैन। आज क्या बनाकर भेजा है विशाखा जी ने? डॉक्टर मेहता ने प्यार से अभिषेक की कमर थपथपाकर पूछा। लौकी की सब्जी, चपाती और सलाद भेजा है मम्मी ने, सूरज ने आदरपूर्ण लहजे में जवाब दिया। गुड, इन्हें तला भुना खाना नहीं देना है। जी डॉक्टर साहब। आज तुम्हारे अंकल काफ़ी खुश दिख रहे हैं, पर इन्हें ज़्यादा बोलने मत देना। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चलता हूँ। मिस्टर आलोक, आपकी तबीयत में अच्छा सुधार हो रहा है। थैंक यू डॉक्टर मेहता, गुड डे। डॉक्टर के जाने के बाद हाथ में पकड़ा टिफ़िन बॉक्स साइड टेबल पर रखने के बाद सूरज ने आलोक जी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। फिर वह उनकी तबीयत के बारे में सवाल पूछने लगा। सूरज के हाव भाव से साफ जाहिर हो रहा था कि वह आलोक जी को बहुत मान सम्मान देता था। करीब 10 मिनट बाद आलोक जी का बेटा अभिषेक भी वहां आ पहुंचा। सूरज को अपने पापा के पास बैठा देखकर उसकी आंखों में खिंचाव के भाव पैदा हो गए। हाय डैड। सूरज की उपेक्षा करते हुए अभिषेक ने अपने पिता के पैर छुए और फिर उनके पास बैठ गया। कैसे हालचाल है अभिषेक? आलोक जी ने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रखकर उसे आशीर्वाद दिया। फाइन डैड। आपकी तबीयत के बारे में डॉक्टर क्या कहते हैं? बाईपास सर्जरी की सलाह दे रहे हैं। उनकी सलाह तो आपको माननी होगी डैड। अपोलो अस्पताल में बाईपास करवा लेते हैं, पर मुझे ऑपरेशन के नाम से डर लगता है। इसमें डरने वाली क्या बात है पापा? जो काम होना ज़रूरी है उसका सामना करने में डर कैसा? तुम कितने दिन रुकने का कार्यक्रम बनाकर आए हो? आलोक जी ने विषय परिवर्तन करते हुए पूछा। 1 वीक डैड। इतनी छुट्टियां भी बड़ी मुश्किल से मिली हैं। अगर मैंने ऑपरेशन कराया तब तो तुम उस वक्त यहाँ नहीं रह पाओगे। डैड, विशाखा आंटी और सूरज के होते हुए आपको अपनी देखभाल के बारे में चिंता करने की क्या ज़रूरत है? मम्मी और मेरी कमी को ये दोनों पूरा कर देंगे डैड। अभिषेक के सर में मौजूद कटाक्ष के भाव आलोक जी ने साफ पकड़ लिए थे। पिछले 5 दिन से इन दोनों ने ही मेरी सेवा में रात दिन एक किया हुआ है। अभिषेक, इनका ये एहसान मैं कभी नहीं उतार सकूंगा। बेटी की आवाज़ के तीखेपन को नज़रअंदाज कर आलोक जी एकदम से भावुक ही उठे। आपके एहसान भी तो ये दोनों कभी नहीं उतार पाएंगे डैड। आपने कब इनकी सहायता के लिए पैसा खर्च करने से हाथ खींचा है? क्या मैं गलत कह रहा हूँ सूरज? नहीं अभिषेक भैया, आज मैं इंजीनियर बना हूँ तो इनके आशीर्वाद और इनसे मिली आर्थिक सहायता से। माँ के पास पैसे थे क्या मुझे पढ़ाने के लिए? सचमुच अंकल के एहसानों का कर्ज हम माँ बेटे कभी नहीं उतार पाएंगे। सूरज ने यह जवाब आलोक जी की आंखों में श्रद्धा से झांकते हुए दिया और यह तथ्य अभिषेक की नज़रों से छिपा नहीं रहा था। पापा, अब तो आप शांत मन से ऑपरेशन के लिए हाँ कह दीजिए। मैं डॉक्टर से मिलकर आता हूँ। व्यंग्य भरी मुस्कान अपने होठों पर सजाए अभिषेक कमरे से बाहर चला गया था। अब तुम भी जाओ सूरज, नहीं तो तुम्हें ऑफिस पहुँचने में देर हो जाएगी। आलोक जी की इजाज़त पाकर सूरज भी जाने को उठ खड़ा हुआ था। आप मन में किसी तरह की टेंशन ना लेना अंकल। मैंने अभिषेक भैया की बातों का कभी बुरा नहीं माना है। आलोक जी का हाथ भावुक अंदाज में दबाकर सूरज भी बाहर चला गया। सूरज के चले जाने के बाद आलोक जी ने थके से अंदाज में आंखें मूंद ली। कुछ ही देर बाद अतीत की यादें उनके स्मृति पटल पर उभरने लगी थी, लेकिन आज इतना फ़र्क ज़रूर था कि ये यादें उनको परेशान, उदास या दुखी नहीं कर रही थी। अपनी पत्नी बबीता के साथ आलोक जी की कभी ढंग से नहीं निभी थी।
पहले महीने ही उन दोनों के बीच झगड़े होने लगे थे। झगड़ने का नया कारण तलाशने में बबीता को कोई परेशानी नहीं होती थी। शादी के 2 महीने बाद ही वह ससुराल से अलग होना चाहती थी। पहले साल उनके बीच झगड़े का मुख्य कारण यही रहा। रात दिन के कलेश से तंग आकर आलोक जी ने किराए का मकान ले लिया था। अलग होने के बाद भी बबीता ने लड़ाई झगड़े बंद नहीं किए थे। फिर उसने मकान व दुकान के हिस्से कराने की रट लगा दी थी। आलोक ने अपने दोनों छोटे भाइयों के सामने बबीता की यह मांग रखने का हिम्मत कभी अपने अंदर पैदा नहीं कर सके। इस कारण पति पत्नी के बीच आए दिन खूब कलेश होता था। 3 बार तो बबीता ने पुलिस भी बुला ली थी। जब उसका दिल करता वह लड़ झगड़ कर मायके चली जाती थी। गुस्से से पागल होकर वह मारपीट भी करने लगती थी। उनके बीच होने वाले लड़ाई झगड़े का मजा पूरी कॉलोनी लेती थी। आलोक जी को शर्म के मारे सिर झुकाकर कॉलोनी में चलना पड़ता था। फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने बबीता को रात दिन कलह करने का मजबूत बहाना उपलब्ध करा दिया। उनकी शादी के करीब 5 साल बाद आलोक का सबसे अच्छा दोस्त सुभाष सड़क दुर्घटना का शिकार बनकर इस दुनिया से असमय चला गया था। अपनी पत्नी विशाखा और 3 साल के बेटे सूरज की देखभाल की जिम्मेदारी दम तोड़ने से पहले ही सुभाष ने आलोक के कंधों पर डाल दी थी। आलोक जी ने अपने दोस्त के साथ किए वादे को उम्र भर निभाने का वचन मनी मन कर लिया था। लेकिन बबीता को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वे अपने दोस्त की विधवा व उसके बेटे की देखभाल के लिए समय व पैसा खर्च करे। जब आलोक ने इस मामले में उसकी नहीं सुनी तो बबीता ने विशाखा व अपने पति के रिश्ते को बदनाम करना शुरू कर दिया था। इस कारण आलोक के दिल में अपनी पत्नी के लिए बहुत ज़्यादा नफरत बैठ गई थी। उन्होंने इस गलती के लिए बबीता को कभी माफ़ नहीं किया। बबीता अपने बेटे व बेटी की नज़रों में भी उनके पापा की छवि खराब करवाने में सफल रही थी। आलोक ने इनके लिए सब कुछ किया, पर अपने परिवारजनों की नज़रों में उन्हें कभी अपने लिए मान सम्मान व प्यार नहीं दिखा था। अपनी ज़िंदगी के अहम फैसले उनके दोनों बच्चों ने कभी उनके साथ सलाह करके नहीं लिए थे। जवान होने के बाद वे अपने पिता को अपनी माँ की खुशियाँ छीनने वाला खलनायक मानने लगे थे। उनकी ऐसी सोच बनाने में बबीता का उन्हें राकेश के खिलाफ लगातार भड़काना महत्वपूर्ण कारण रहा था। उनकी बेटी पल्लवी ने अपना जीवन साथी भी खुद ढूंढा था। हीरो की तरह हमेशा सजा सवरा रहने वाला उसकी पसंद का लड़का अजय आलोक को कभी नहीं जचा। अजय के बारे में उनका अंदाज़ा सही निकला था। वह एक क्रूर स्वभाव वाला अहंकारी इंसान था। पल्लवी अपनी विवाहित जिंदगी में खुश और सुखी नहीं थी। बबीता अपनी बेटी के ससुराल वालों को लगातार बहुत कुछ देने के बावजूद अपनी बेटी की खुशियां सुनिश्चित नहीं कर सकी थी। शादी करने के लिए अभिषेक ने अपनी पसंद की लड़की चुनी थी। उसने विदेश में बस जाने का फैसला अपने ससुराल वालों के कहने में आकर कर दिया था। आलोक को इस बात से बहुत पीड़ा होती थी कि उनके बेटा बेटी ने कभी उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। वे अपनी माँ के बहकावे में आकर धीरे धीरे उनसे दूर होते चले गए थे। इन परिस्थितियों में विशाखा और उसके बेटे के प्रति उनका झुकाव लगातार बढ़ता गया। उनके घर उन्हें मान सम्मान मिलता था। वहाँ उन्हें हमेशा ये महसूस होता था कि उन दोनों को उनके सुख दुख की चिंता रहती है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने सूरज की इंजीनियरिंग की पढ़ाई का लगभग पूरा खर्चा उठाया था। बबीता ने इस बात के पीछे कई बार कलह कलेश किया, पर उन्होंने उसके दबाव में आकर इस जिम्मेदारी से हाथ नहीं खींचा था। और विशाखा से उनके मिलने पर रोक नहीं लगा सकी थी, क्योंकि उसे कभी कोई गलत तरह का ठोस सबूत इनके खिलाफ नहीं मिला था। आलोक जी को पहला दिल का दौरा 3 साल पहले और दूसरा 5 दिन पहले पड़ा था। डॉक्टरों ने पहले दौरे के बाद ही बाईपास सर्जरी करा लेने की सलाह दी थी। अब दूसरे दौरे के बाद ऑपरेशन न कराना उनकी जान के लिए खतरनाक साबित होगा। ऐसी चेतावनी उन्होंने साफ शब्दों में आलोक जी को दे दी थी। पिछले 5 दिनों में उनके अंदर जीने का उत्साह मर सा गया था। वे खुद को बहुत ही अकेला महसूस कर रहे थे। उन्हें बार बार लगता कि उनका सारा जीवन बेकार चला गया है। मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी तो आलोक जी यादों की दुनिया से बाहर निकल आए थे। उनकी पत्नी बबीता ने अमेरिका से फ़ोन किया था। क्या अभिषेक ठीक ठाक पहुंच गया है? बबीता ने उनका हालचाल पूछने के बजाय अपने बेटे का हालचाल पूछा तो आलोक जी के होठों पर उदासी सी मुस्कान उभर आई। हाँ, वह बिल्कुल ठीक है, उन्होंने अपनी आवाज़ को सहज रखते हुए जवाब दिया। डॉक्टर तुम्हें कब छुट्टी देने की बात कह रहे हैं? अभी पता नहीं कि छुट्टी कब तक मिलेगी। डॉक्टर बाईपास सर्जरी कराने के लिए जोर डाल रहे हैं। मैं तो अभी इंडिया नहीं आ सकती हूँ। नन्हे ईशान की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तुम अपनी देखभाल के लिए एक नर्स का इंतज़ाम ज़रूर कर लेना। ठीक है,
अपने अकाउंट में भी उसका नाम जुड़वा दो। ठीक है, मैं तो कहती हूँ कि ऑपरेशन कराने के बाद तुम भी यहीं रहने आ जाओ। वहाँ अकेले कब तक अपनी बेकदरी कराते रहोगे? तुम मेरी फिक्र ना करो और अपना ख्याल रखो। मेरी तुमने आज तक किसी मामले में सुनी है जो अब सुनोगे? वकील को जल्दी बुला लेना। अभिषेक के यहाँ वापस लौटने से पहले दोनों काम हो जाने। आलोक जी को अचानक अपनी पत्नी की आवाज़ को सुनना बहुत बड़ा बोझ लगने लगा था, तो उन्होंने झटके से संबंध काटकर फ़ोन का स्विच ऑफ कर दिया। कल रात को अपने आप से किया यह वादा उन्हें याद नहीं रहा कि वे अब अतीत को याद करके अपने मन को परेशान व दुखी करना बंद कर देंगे। इस औरत के कारण मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। यह एक वाक्य लगातार उनके दिमाग में गूंजकर उनकी मानसिक शांति भंग किए जा रहा था। कुछ देर बाद जब अभिषेक ने उनके कमरे में कदम रखा, तब आलोक जी के चेहरे पर तनाव के भाव साफ नजर आ रहे थे। इतनी टेंशन में किस लिए नजर आ रहे हो पापा? अभिषेक ने माथे पर बल डालकर सवाल पूछा। तुम्हारी मम्मी का फ़ोन आया था। आलोक जी का स्वर नाराज़गी से भरा था। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने जो आप इतने नाखुश दिख रहे हो? मकान तुम्हारे नाम करने और मेरे अकाउंट में तुम्हारा नाम लिखवाने की बात कह रही थी। क्या आपको उनके ये दोनों सुझाव पसंद नहीं आए हैं? तुम्हारी माँ का बात करने का ढंग कभी ठीक नहीं रहा अभिषेक। पापा, माँ ने मेरे साथ इन दोनों बातों की चर्चा चलने से पहले की थी। इस मामले में मैं आपको अपनी राय बताऊं? बताओ। पापा, अगर आप अपना घर विशाखा आंटी और सूरज को देना चाहते हैं तो मेरी तरफ से ऐसा कर सकते हैं। मैं अच्छा खासा कमा रहा हूँ और मॉम की भी यहाँ वापस लौटने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। क्या तुमको लगता है कि विशाखा की इस घर को लेने में कोई दिलचस्पी होगी? कुछ देर खामोश रहने के बाद आलोक जी ने गंभीर लहजे में बेटे से सवाल किया। क्यों नहीं होगी डैड? इस वक्त हमारे घर की कीमत 80-90 लाख तो होगी। इतनी बड़ी रकम मुफ्त में किसी को मिल रही हो तो कोई क्यों छोड़ेगा? मुझे ये और समझा दो कि मैं इतनी बड़ी रकम मुफ्त में विशाखा को क्यों दूँ? पापा, आप मुझे अब बच्चा मत समझो। अपनी मिस्ट्रेस को कोई इंसान क्यों गिफ्ट और कैश आदि देता है? क्यों देता है? रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए पापा। अगर वह ऐसा ना करे तो क्या उसकी मिस्ट्रेस उसे छोड़कर किसी दूसरे की नहीं हो जाएगी? विशाखा मेरी मिस्ट्रेस कभी नहीं रही अभिषेक। आलोक जी ने गहरी सांस छोड़कर जवाब दिया। पर इस तथ्य को तुम माँ बेटा कभी सच नहीं मानोगे। घर उसके नाम कराने की बात उठाकर मैं उसे अपमानित करने की नासमझी कभी नहीं दिखाऊंगा। सूरज की पढ़ाई पर मैंने जो खर्च किया, अब नौकरी लगने के बाद वह उस कर्ज को चुकाने की बात दसियों बार मुझसे कह। पापा, मक्कार लोगों के ऐसे झूठे आश्वासनों को मुझे मत सुनाओ प्लीज़। अभिषेक ने उन्हें चिढ़े लहजे में टोक दिया। विशाखा आंटी बहुत चालाक और चरित्रहीन औरत है। उन्होंने आपको अपने रूप जाल में फंसाकर मम्मी, पल्लवी और मुझसे दूर कर दिया। तुम आज मेरे मन में सालों से दबी कुछ बातें ध्यान से सुन लो अभिषेक। इस बार आलोक जी ने उसे सख्त लहजे में टोक दिया। मैंने अपने परिवार के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़ी ईमानदारी से पूरी की है, पर ऐसा करने के बदले में तुम्हारी माँ से मुझे हमेशा अपमान की पीड़ा और अवहेलना के जख्म ही मिले। पल्लवी और तुम भी अपनी माँ के बहकावे में आकर हमेशा मेरे खिलाफ रहे। तुम दोनों को भी उसने अपनी तरह स्वार्थी और रूखा बना दिया। तुम कल्पना भी नहीं कर सकते कि तुम सबके गलत और अन्यायपूर्ण व्यवहार के चलते मैंने रात रात भर जाकर कितने आंसू बहाए हैं। पापा, विशाखा आंटी के साथ अपने अवैध प्रेम संबंध को सही ठहराने के लिए हमें गलत साबित करने की आपकी कोशिश बिल्कुल बेमानी है। अभिषेक का चेहरा गुस्से से लाल हो उठा था। मेरा हर एक शब्द सच है अभिषेक। आलोक जी जज्बाती होकर ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। तुम तीनों मतलबी इंसानों ने मुझे कभी अपना नहीं समझा। दूसरी तरफ विशाखा और सूरज ने मेरे एहसानों का बदला मुझे हमेशा भरपूर मान सम्मान देकर चुकाया है। इन दोनों ने मेरे दिल को बुरी तरह टूटने से मुझे अवसाद का मरीज बनने से बचाए रखा। जब तुम दोनों छोटे थे तब हजारों बार मैंने तुम्हारी माँ को तलाक देने की बात सोची होगी, पर तुम दोनों बच्चों के हित को ध्यान में रखकर मैं अपने आप को रात दिन का मानसिक यंत्रणा से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाला यह निर्णय कभी नहीं ले पाया। आज मैं अपने अतीत पर नज़र डालता हूँ तो तुम्हारी क्रूर माँ से तलाक ना लेने का फैसला करने की पीड़ा बड़े जोर से मेरे मन को दुखाती है। तुम दोनों बच्चों के मुंह में मुझे नहीं फंसना था। भविष्य में झांककर मुझे तुम सबके स्वार्थीपन की झलक देख लेनी चाहिए थी। मुझे तलाक लेकर रात दिन के कलह
लड़ाई झगड़ों और तनाव से मुक्त हो जाना चाहिए था। उस स्थिति में विशाखा और सूरज की देखभाल करना मेरी सिर्फ जिम्मेदारी न रहकर मेरे जीवन में भरपूर खुशियां भरने का अहम कारण बन जाता। आज सूरज की आंखों में मुझे अपने लिए मान सम्मान के साथ साथ प्यार भी नजर आता। विशाखा को वैधव्य की निरस्ता और अकेलेपन से छुटकारा मिलता और वह मेरे जीवन में प्रेम की न जाने कितनी मिठास भर देती। आलोक जी आगे नहीं बोल सके क्योंकि अचानक छाती में तेज दर्द उठने के कारण उनकी सांसें उखड़ गई थी। अभिषेक को यह अंदाज़ा लगाने में देर नहीं लगी कि उसके पिता को फिर से दिल का दौरा पड़ा था। वह डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर की तरफ भागता हुआ चला गया। आलोक जी ने अपने दिल में दबी जो भी बातें अपने बेटे अभिषेक से कही थी, उन्हें बाहर गलियारे में दरवाजे के पास खड़ी विशाखा ने भी सुना था। अभिषेक को घबराए अंदाज में डॉक्टर के कक्ष की तरफ जाते देख वो डरी सी आलोक जी के कमरे में प्रवेश कर गई। आलोक जी के चेहरे पर गहन पीड़ा के भाव देखकर वह रो पड़ी। उन्हें सांस लेने में कम कष्ट हो इसलिए आगे बढ़कर उनकी छाती मसलने लगी थी। सब ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत रखो, अभी डॉक्टर आकर सब संभाल लेंगे। विशाखा रुआंसी आवाज़ में बार बार उनका हौसला बढ़ाने लगी। आलोक जी ने विशाखा का हाथ पकड़कर अपने हाथों में ले लिया और अटकती आवाज़ में मुश्किलों से बोले, तुम्हारी और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने से मैं जो चूक गया उसका मुझे बहुत अफसोस है। सूरज का और अपना ध्यान रखना। अलविदा। माय ल जिम्मेदारियों व उत्तरदायित्वों के समक्ष अपने दिल की खुशियों व मन की इच्छाओं की हमेशा बलि चढ़ाने वाले आलोक जी, विशाखा के लिए अपने दिल का प्रेम दर्शाने वाला लव शब्द इस पल भी अधूरा छोड़कर इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा हो गए थे। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। फिल्म थिएटर से निकलकर विशाल व सुनैना थोड़ी दूर ही गए थे कि सुनैना के पड़ोसी मंतोष मिल गए। उन्हें देखते ही मंतोष ने अभिवादन में हाथ जोड़ दिए। मंतोष कुछ अजीब भाव से मुस्कुराए। कहिए, कैसी है सुनैना जी? ठीक हो? कब आ रहे हैं अभिषेक जी? अभी 6 महीने बाकी है। ओह, लगता है आप अकेली काफी बोर हो रही हैं। मंतोष कुछ अजीब से अंदाज में बोले। ना जाने क्यों सुनैना को अच्छा ना लगा। वह सोचने लगी, पता नहीं क्यों व्यंग सा कर रहे हैं। अभिषेक के सामने तो कभी इस तरह नहीं बोलते थे। क्या हुआ? पड़ोसी की बात का बुरा मान गई क्या? इतना भी नहीं समझती दीदी, जलते हैं पड़ोसी है ना, इसीलिए तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखना अपना कर्तव्य समझते हैं। विशाल मुस्कुराया। भाड़ में जाए ऐसे पड़ोसी। सुनैना तीखे स्वर में बोली, चलो कहीं बैठकर कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। विशाल ने सामने से जाते ऑटो रिक्शा को रोक लिया। नहीं, घर चलो, वहीं कुछ खा लेंगे। रेस्टोरेंट में जाने का मन नहीं है, सिर में दर्द है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। विशाल ने ऑटो चालक से सुनैना के घर की ओर चलने को कह दिया। घर पहुंचते ही सिर में बाम लगाकर सुनैना ने सैंडविच व पकौड़े बनाए और फिर कॉफी तैयार करने लगी। लाओ, मैं कुछ मदद करता हूँ। तभी विशाल ने रसोई घर में प्रवेश किया। हाँ जरूर, ये प्लेटें खाने की टेबल पर रखो और खाना शुरू करो। वह मुस्कुराई, पर दूसरे ही क्षण ना जाने क्या हुआ कि अजीब सी नजरों से देखते हुए विशाल आगे बढ़ा और उसे अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। ये क्या तमाशा है? छोड़ो मुझे। सुनैना ने स्वयं को आजाद कराने की कोशिश किया, पर विशाल की पकड़ कसती ही जा रही थी। अब सुनैना सचमुच घबरा गई। पूरी ताकत लगाकर विशाल को धक्का देने के साथ ही उसने अपने दांत उसके हाथ में गड़ा दिए। विशाल एक झटके के साथ दूर जा गिरा। सुनैना लड़खड़ाती हुई हॉल में जा बैठी। जल्द ही स्वयं को संभाल कर विशाल भी हॉल में आ गया। तनिक ऊंची आवाज में बोला, समझती क्या हो तुम? घर आने का आमंत्रण देकर इस तरह का व्यवहार? तुम कहना क्या चाहते हो? दीदी कहते हो, राखी बंधवाते हो मुझसे, और ऐसी घटिया व्यवहार? विशाल, मुझे सपने में भी तुमसे ऐसी उम्मीद न थी। सुनैना अब भी स्वयं को संभाल नहीं सकी थी। हाँ दीदी कहता हूँ तुम्हें, मुंह बोली बहन हो तुम।
क्योंकि किस भारतीय महिला में इतनी हिम्मत है कि किसी पुरुष को अपना दोस्त कहकर लोगों को उसका परिचय दे सके। भाई बहन बनाने पर ही समाज स्त्री पुरुष संबंधों को किसी तरह सह लेता है। याद है तुमने अपने पति अभिषेक तथा सभी पड़ोसियों से मेरा परिचय अपना मुंह भोला भाई कहकर करवाया था, दोस्त कहकर नहीं। विशाल अब भी बहुत गुस्से में था। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे दिमाग में मुझे लेकर इतनी उलझुल बातें भरी है। तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं विवाहित हूँ, अभिषेक की पत्नी हूँ, जिसे जीजा जी कहते तुम्हारी जबान थकती नहीं। सुनैना आंसुओं के बीच बोली। विवाहिता, अभिषेक की अमानत, उससे क्या अंतर पड़ता है? इसी से तो समाज में तुम्हें मनमानी करने की छूट मिल जाती है। मेरे मुंह से अपने रंग रूप की तारीफ सुनकर तुम कैसे पुलक हो उठती हो? अपनी तारीफ से खुश होकर तुम्हारे चेहरे पर आने वाली चमक क्या मेरा भ्रम मात्र थी? बोलो। विशाल, बहुत हो गया, तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। मैं भविष्य में तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुनैना स्वयं पर नियंत्रण खोकर चीख उठी। एक क्षण को तो विशाल भी बौखला गया। बहुत देखी है तुम्हारी जैसी सती सावित्री। वह मेन गेट को जोर से बंद करता हुआ बाहर निकल गया। सुनैना को लगा उसकी टांगों में इतनी शक्ति भी नहीं बची है कि वह खड़ी होकर दरवाजे तक पहुंचकर उसे बंद कर सके। आंखों से लगातार आंसू बहने लगी। धुंधलाई आंसू भरी आंखों में ना जाने कितने चेहरे गडमड होते जा रहे थे। सुनैना एक छोटे से नगर में पली बड़ी थी, जहां लोग अब भी कस्बाई मनोवृत्ति रखते थे। वहां विवाहिता या कुंवारी का किसी अन्य पुरुष के साथ घूमना फिरना उसके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता था। पर अभिषेक से विवाह के बाद वह दिल्ली चली आई थी। उसे भली प्रकार याद है कि शुरू में जब अभिषेक का कोई दोस्त घर आता था तो वह दौड़कर अंदर के रूम में चली जाती थी। ये क्या तमाशा है? कोई घर आए तो उसका स्वागत करने के बजाय तुम दौड़कर भीतर चली जाती हो। एक दिन अभिषेक गुस्से भरे स्वर में बोला, वे सब आपके दोस्त हैं, आपसे मिलने आते हैं, मुझे उनके सामने बैठना अच्छा नहीं लगता। सुनैना ने नजरें झुका ली। तुम्हारे कारण मेरे सभी दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। तुम पढ़ी लिखी हो, गूंगी बहरी भी नहीं हो, फिर क्या कारण है इस प्रकार का व्यवहार करती हो? अभिषेक ऐसे मौके पर बुरी तरह झुंझला जाता था। पति का साथ मिलने के कारण सुनैना को अपना कस्बाई आवरण उतार फेंकने में अधिक समय न लगा। उसने 8 विभाग में स्नातक की उपाधि ली थी, सो अभिषेक के कहने पर उसने विज्ञापन के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना आरंभ कर दिया था। प्रशिक्षण समाप्त होने से पहले ही जब सुनैना को एक विज्ञापन कंपनी में अच्छी जॉब मिल गई तो अभिषेक भी चकित रह गया। नई जॉब ने कुछ ही महीने में सुनैना का काया पलट कर दिया। शादी के बाद सुनैना का मजाक उड़ाने वाला अभिषेक अब गर्वपूर्वक पत्नी की उपलब्धियों की चर्चा करता। विशाल से सुनैना की पहली मुलाकात विज्ञापन कंपनी के ऑफिस में हुई थी। ना जाने विशाल के व्यक्तित्व में कैसा आकर्षण था कि सुनैना पहली ही मुलाकात में औपचारिकता भूलकर उससे घुल मिल गई। पहली बार सुनैना को अपने व्यवहार पर आश्चर्य हुआ। सुनैना का व्यक्तित्व बेहद अंतर्मुखी था। बचपन में उसके परिवार का वातावरण इतना रूढ़िवादी था कि किसी भी पर उससे सहज भाव से दोस्ती कर पाना उसके लिए संभव ही न था। पर विशाल की बात अलग ही थी। सहजता से उसने सुनैना को दीदी संबोधन दिया तो बहुत खुश हो उठी। वह परिवार में सबसे छोटी थी, दीदी कहने वाला कोई नहीं था। यही नहीं, विशाल ने शीघ्र ही अभिषेक से भी अच्छी दोस्ती स्थापित कर ली। ऐसे में स्वाभाविक ही था कि जब सुनैना दीदी थी तो अभिषेक जीजा बन गया। धीरे धीरे विशाल घर का ही सदस्य बन गया। वह घंटों अभिषेक व सुनैना से बातें करता रहता। विशाल अक्सर डिनर भी उन्हीं के साथ ले लेता। सुनैना को उसके आत्मीय व्यवहार में कहीं भी कोई खोट कभी नजर न आई थी। वह दिन आज भी सुनैना की स्मृति में ज्यों का त्यों ताजा था, जब अभिषेक इतराता व पुलकित होता घर लौटा था। क्या हुआ, बहुत खुश नजर आ रहे हो? सुनैना अपनी उत्सुकता दबा ना सकी थी। सुनोगी तो खुश हो उठोगी। लगभग 100 लोगों में से विदेश में प्रशिक्षण के लिए मुझे चुना गया है। अभिषेक अपनी ही खुशी में इस प्रकार डूबा था कि सुनैना के चेहरे के
बदलते रंग की ओर उसका ध्यान ही न गया। कितने महीने के लिए जाना होगा? सुनैना ने डूबते स्वर में प्रश्न किया। 1 वर्ष के लिए। क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अभिषेक ने मानो सुनैना के मनोभाव को पढ़ लिया। मैं इतने लंबे समय तक अकेली नहीं रह पाऊंगी। सुनैना ने अपने मनोभाव प्रकट किए थे। क्या गवारों जैसी बातें कर रही हो? अब तुम छोटे से कस्बे से आई अबोध सुनैना नहीं हो। अब तो तुम आत्मविश्वास से भरपूर आधुनिक महिला हो, जो स्वयं अपने पैरों पर खड़ी है। नहीं, मैं अकेली 1 साल तक यहाँ नहीं रह सकूंगी। सुनैना ने घोषणा कर दी तो अभिषेक सोच में पड़ गया। उसके व सुनैना के परिवार में कोई भी तो ऐसा नहीं था जो आकर 1 साल के लिए उसके साथ रह सकता। पर विशाल ने अपने अकाट्य तर्कों से न केवल अभिषेक को आश्वस्त किया, बल्कि सुनैना को भी अपनी भावी योजना बदलने को प्रेरित किया। सुनैना दीदी, तुम्हें डर किस बात का है? कितना अच्छा पड़ोस है, सुरक्षा की कोई समस्या ही नहीं है। आवास योजना के अधिकारी काफी चुस्त दुरुस्त हैं और मैं हूं ना तुम्हारी सहायता के लिए। विशाल की बातों ने उसे पूर्णतः आश्वस्त कर दिया था। अभिषेक के जाने के बाद विशाल ने उसकी प्रतिदिन की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। सच तो ये था कि विशाल ने एक दिन के लिए भी उसे अभिषेक की अनुपस्थिति या अकेलापन उसे महसूस होने न दिया। पर आज जो हुआ उसके लिए सुनैना तनिक भी तैयार नहीं थी। मानो किसी ने अचानक उसे उठाकर आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। ना जाने कितनी देर तक उसके आंसू लगातार बहते रहे, मानो मन का सारा गुबार आंखों के रास्ते ही बह जाना चाहता हो। जब आंसू स्वतः ही सूख गए तो बहुत हिम्मत करके वह उठी। सैंडविच और पकोड़े खाने की टेबल पर यूं ही पड़े थे, पर उसकी तो भूख ही उड़ चुकी थी। किसी तरह पानी के कुछ घूंट गले से उतारकर वह पलंग पर जा पड़ी, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सुनैना को बचपन में माँ द्वारा दी गई हिदायतें याद आ रही थी। माँ ने उसे और उसकी बहन को हमेशा यही समझाया था कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। इस दुनिया में ज्यादातर लोग मौके का गलत फायदा उठाने से नहीं चूकते। माँ अक्सर बात बात में कहती थी कि यदि स्त्री के मन में खोट ना हो तो किसी पुरुष का साहस नहीं कि उस पर बुरी नजर डाल सके। सुनैना के मन में बार बार एक ही बात आ रही थी कि क्या विशाल के ऐसे व्यवहार के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार है। वह जितना भी सोचती उतनी ही उसकी अपने प्रति घृणा बढ़ती जाती। विशाल भी तो उस पर लांछन लगाकर अपमानित कर गया था। ये सच था कि विशाल अक्सर ही उसके सुंदरता की तारीफ किया करता था और वह सुनकर पुलक उठती थी। पर उसका मतलब हमेशा उसने यही समझा था कि सुंदरता तो होती ही तारीफ के लिए। सच तो ये है कि बचपन से ही उसे अपनी सुंदरता की तारीफ सुनने की आदत पड़ी हुई थी। सो उसे विशाल की तारीफ में कुछ भी खोट नजर न आई थी। पर अब उसे लगा शायद विशाल बार बार उसकी सुंदरता की तारीफ करके स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। अभिषेक ने भी तो उसकी सुंदरता पर रिझ कर ही उसे अपनाया था, पर विवाह के बाद कभी उसकी तारीफ के पुल ना बांधे। शायद उसने कभी उसे अनावश्यक रूप से खुश करने की जरूरत ना समझी थी। वैसे भी अभिषेक अंतर्मुखी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। व्यर्थ का दिखावा करना उसकी आदत में शुमार न था। क्या इसीलिए अनजाने ही विशाल से उसकी नजदीकियां बढ़ती चली गई थी? सुनैना को आश्चर्य हो रहा था कि अभिषेक ने कभी इस नजदीकियों पर आपत्ति नहीं की थी। करता भी क्यों? वह बेचारा कहाँ जान पाया होगा कि विशाल का दीदी संबोधन केवल दिखावा है। पर वह स्वयं इस छलावे में चली गई थी, ये तो उससे भी अधिक आश्चर्य की बात थी। रात भर इन्हीं सब ख्यालों के तूफान में डूबते उतरते वह कब सो गई उसे पता ही न चला। सुबह काम वाली बाई व दूध वाले ने डोर की घंटी बजाई तो उसे लगा कि दिन काफी चढ़ गया है। किसी तरह पैर घसीटते हुए उसने दरवाजा खोला। क्या हुआ मैडम जी, अभी तक सो रही हैं? तबीयत खराब है क्या? हाँ, सिर दर्द से फटा जा रहा है। आज ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी, जाने का मन नहीं है। सुनैना धीरे से बोली। सिर दबा दूं क्या? माला ने पूछा। नहीं, तुम दूध गर्म करके मेरे लिए कुछ नाश्ता बना दो। कल रात को भी मैंने कुछ नहीं खाया था, शायद इसलिए तबीयत खराब हो गई। उसने माला को हिदायत दी।
सुनैना जब तक तरोताज़ा होकर लौटी, माला ने नाश्ता टेबल पर सजा दिया था। माला दोपहर में आकर भी हालचाल पूछ गई थी। यूं शारीरिक रूप से सुनैना स्वस्थ ही थी, पर मानसिक रूप से विशाल के व्यवहार ने उसे बीमार बनाकर रख दिया था। तीसरे दिन भी सुनैना की वही दशा थी। दिन ढलने तक वह पलंग पर ही पड़ी थी। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने उसकी ऑफिस की कलीग माया खड़ी थी। माया दीदी! उसे देखते ही सुनैना उससे लिपटकर फूट फूट कर रो पड़ी। क्या हुआ सुनैना? सब ठीक तो है? मैंने सोचा तुम 3 दिनों से ऑफिस नहीं आई तो इसलिए मिलने चली आई। माया आश्चर्यचकित सी बोली। जरा सी सहानुभूति पाते ही सुनैना के अंदर जमा लावा बह चला। आंसुओं के बीच सिसकते हुए उसने विशाल और उसके बीच घटी पूरी घटना कह सुनाई। बड़ी बेवकूफ़ है तू भी, इतनी सी बात के लिए आंसू बहा रही है। जिस तरह तुम्हारी व विशाल की नज़दीकियां बढ़ रही थी, ऐसा कुछ होना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं थी। माया ने अपनी राय दी। क्या कह रही हैं माया दीदी? सुनैना चौंकी थी। चाहे तुम्हें बुरा भी लगे, पर मैं सच ही कहूँगी। जब सारे ऑफिस में तुम्हारे व विशाल के नज़दीकियों रिश्तों की चर्चा हो रही थी, तब तुम उससे अनजान कैसे बनी रही? आपने पहले मुझे कभी भी कुछ नहीं कहा। सुनैना आश्चर्यचकित थी। ऐसे मौके पर कहने सुनने का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अनुभव से ही सबक लेता है। मुझे लगा कि यदि मैं कुछ कहने का प्रयत्न करूं भी तो शायद तुम उसका गलत मतलब निकालो। फिर मैंने सोचा कि अभिषेक के आने पर खुद ही विशाल से तुम्हारी नज़दीकी कम हो जाएगी। क्या कहूँ, मुझे तो स्वयं पर ही शर्म आ रही है। मैं अभिषेक को क्या मुंह दिखाऊंगी? सुनैना ने इतने धीमे स्वर में अपने विचार प्रकट किए, मानो स्वयं से ही बात कर रही हो। विशाल की भूल के लिए स्वयं को दोषी ठहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें केवल ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम महिलाओं को पुरुषों से दोस्ती की सीमा रेखा जरूर रखनी चाहिए। मौके मिलने पर अपने रिश्तेदार तक मौके का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते। आप ठीक कह रही हैं दीदी। मेरा अनुभव मुझे भविष्य में ज़रूर ही सतर्क रहने की प्रेरणा देगा। पर अभी मैं क्या करूं? अभिषेक भी यहाँ नहीं है। वाह, ये खूब रही। तुमसे दुर्व्यवहार करके विशाल प्रतिदिन ऑफिस आता है, सबसे सामान्य व्यवहार करता है। क्या पता तुमसे अपने करीबी रिश्तों की चर्चा वह अपने दोस्तों से भी करता हो। फिर तुम क्यों मुंह छिपाए घर में पड़ी हो? कल से ऑफिस और घर में सामान्य कामकाज शुरू करो। अभिषेक से छिपाने जैसा भी इसमें कुछ नहीं है, बल्कि उसे तो गर्व ही होगा कि थोड़े से हिम्मत से काम लेकर तुम एक बुरी घटना से बच गई। माया ने सुनैना को समझाया। चाय पी करके सुनैना को समझा बुझाकर माया चली गई। जाते जाते यह भी कह गई कि उसके होते हुए उसे घबराने या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रात भर उधेड़-बुन में खोए रहने के बाद सुनैना ने फैसला ही ले लिया कि निर्दोष होते हुए भी भला वह अपराध बोध को क्यों ढोए। उसने तो विशाल को केवल भाई समझा था। यदि वह एक भाई के रिश्ते की गरिमा को नहीं समझ सका तो इसमें उसी का दोष है। ऑफिस पहुंचकर एक क्षण को तो उसे ऐसा लगा मानो सभी की नज़रें उसी पर टिकी है, पर जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। शाम को ऑफिस से छुट्टी होने के बाद वह बस स्टॉप पर खड़ी थी कि विशाल की मोटरसाइकिल आकर रुकी। आइए दीदी, मैं आपको छोड़ दूं। वह बोला तो सुनैना का मन हुआ कि उसका मुंह नोच ले। ये दीदी संबोधन तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। सुनैना तीखे स्वर में बोली। ओ, तो आप अभी तक नाराज हैं? हमारी दोस्ती क्या ऐसी छोटी मोटी बातों से खत्म हो जाएगी? विशाल बेशर्मी से बोला। छोटी मोटी बात कहते हो तुम उस घटना को? जवाब में विशाल पर सुनैना ने ऐसी आग भरी नजरें डाली कि वह एक क्षण के लिए वहां न रुक सका। सुनैना घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही सामने अभिषेक का लेटर दिखाई दिया। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। लेटर में अभिषेक के मोती जैसे अक्षर चमक रहे थे। डियर सुनैना, तुम्हारा लेटर पढ़कर आज मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो गया है। मेरी अनुपस्थिति में संभवतः तुम्हें एक त्रासदी से गुजरना पड़ा, पर इसके लिए अकेले तुम ही जिम्मेदार नहीं हो। मैं भी तुम्हारा अपराधी हूँ। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुमने 6 महीनों का लंबा समय
कितनी मुश्किल से गुजारा होगा मैं समझ सकता हूँ। अब तो केवल 6 महीने बाकी है। मैं तो चाहता हूँ कि उड़कर तुम्हारे पास पहुँच जाऊँ या तुम्हें यहाँ बुला लूँ, पर ऐसा संभव नहीं है। तुम चाहो तो छुट्टी लेकर मायके जा सकती हो। मेरे मम्मी पापा तो है नहीं, वरना मैं तुम्हें वहीं जाने की सलाह देता। तुम अपना फैसला लेने को आज़ाद हो। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा अभिषेक। लेटर पढ़कर सुनैना देर तक रोती रही। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो मन का बोझ आंखों के रास्ते बह जाना चाहता हो और लेटर के माध्यम से अभिषेक स्वयं उसे सांत्वना देने चला आया हो। अभिषेक का विचार मन में आते ही उसने आंसू पोंछ डाले और मन को दृढ़ किया। उसे ऐसा लगा जैसे शरीर में नई उत्साह का संचार हो रहा हो। वह सोचने लगी, उसका अभिषेक उसके साथ है तो वह किसी भी परिस्थिति का हिम्मत से सामना कर सकती है। क्यों डरे वह किसी से? क्यों जाए कहीं? इसी घर में अभिषेक के इसी प्यार के साथ वह बाकी 6 महीने भी काट लेगी। और खुशी खुशी उसने रसोई घर में अपने लिए चाय बनानी शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।